Good evening, all of you. तो हम देखेंगे आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन। कौन सा रहेगा? ब्रेन। ब्रेन टॉपिक में हम देखते हैं ये भी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही भाग रहता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर ले लेता हूं मैं, जिससे आपको समझाने में और भी आसानी रहे। समझेंगे हम। शुरुआत करते हैं ब्रेन। मस्तिष्क की बात करें हम तो डायग्राम तो हम देख लेंगे मस्तिष्क का। केवल एक बार आप जानो जो बेसिक बातें मस्तिष्क की, जो बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था और बेसिक अपनी कमजोर हो जाए तो फिर वह गलत रहता है। तो हम देखें जो मस्तिष्क हमारा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, तो उसकी सारी संपूर्ण सूचना मस्तिष्क से जाती है। और आपने अभी ध्यान भी किया होगा, हमने अभी ध्यान भी किया है, जो हम पढ़ रहे थे अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नियंत्रण एवं समन्वय में हम देखते हैं तो 3 मुख्य पार्ट आते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय में कौन से आते हैं? 3 महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं। पहला तो हमारा रहता है ग्लैंड, ठीक है, हमने पढ़ा ग्रंथियां, ग्लैंड्स। उसमें तीनों तरह की ग्लैंड आ गई अपनी, एक्सोक्रीन, एंडोक्रीन और मिक्सोक्रीन, तीनों ग्लैंड आ गई। तो हम दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, वो आती है हमारी तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात आती है? नर्वस सिस्टम की, ठीक है। किसकी बात आती है? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन से भी जुड़ा है और ग्लैंड्स भी कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ी है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा ब्रेन। कौन आता है? ब्रेन। ब्रेन, मस्तिष्क। हमने 2 चीजें अच्छी तरह से पढ़ ली, अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं। तो हम देखें जो तंत्रिका तंत्र जो हम बायोलॉजी की परिभाषा में हम बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो तंत्रिका तंत्र में नर्वस सिस्टम में भी 3 पार्ट बनाए हुए हैं। नर्वस सिस्टम ने भी क्या बनाए हुए हैं? 3 पार्ट। मतलब ऐसे बना के शुरू में तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात की हमने, फिर उसके बाद में हम जो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं
तो नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पार्ट बना दिए। क्या बना दिए? 3 पार्ट बना दिए। 3 पार्ट कौन से बना दिए? एक तो सीएनएस बना दिया। क्या बना दिया? सीएनएस बना दिया। और एक कौन सा बना दिया? पीएनएस बना दिया। क्या बना दिया? पीएनएस। और एक बना दिया एएनएस। क्या बना दिया? एएनएस। ये क्या होता है मास्टर जी? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, ये तो बिल्कुल जबरदस्त एक तरह सी लग गई है। हाँ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पीएनएस क्या है? पीएनएस है पेरिफेरी, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम है। तीसरे नंबर पर क्या है? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हम देखते हैं, एक तो हमारा हो गया पेरिफेरी भी बोल देते हैं उसको, पेरिफेरल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, मैं कहोगे तो मैं इसको पेरिफेरल भी लिख दूंगा। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही है। कोई कभी ये मत सोचना कहीं मैंने तो जी पेरिफेरल देखा था कहीं पर, तो एक ही बात है, पेरिफेरी और पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस को हम ऑटोनोमस की जगह ऑटोनोमिक भी बोल देते हैं। जैसे अब कई कई जगह पर आपको ऑटोनोमिक मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, ऑटोनोमिक, यहां पर मैं ऑटोनोमिक भी लिख दूंगा। ठीक है, कभी ये सोचो कि भी ऑटोनोमिक, मोस्ट ऑफ जगह क्या लिखा मिलेगा? ऑटोनोमिक मिलेगा। तो सही है बिल्कुल। मैं इसमें तंत्रिका तंत्र में 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सर थोड़ा सा हिंदी में भी बताओ। चलो अब हम हिंदी में भी और बात करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और दूसरे नंबर पर है परिधीय। दूसरे नंबर पर क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरे नंबर पर क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरे नंबर पर क्या है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स क्या है? स्वायत्त, स्वायत्त, ऑटोनोमी हम बोलते हैं ना, स्वायत्त राष्ट्र, ऑटोनोमी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक बार इसको देख लो आप, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। जल्दी आप करो। लिख दिया होगा आपने। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे अभी जो बात करनी है हमने, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है मानव का ब्रेन। कौन आता है? मानव का ब्रेन। मानव का ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही भाग है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं तो मानव के ब्रेन के अंदर, तो मानव के ब्रेन के अलावा जो अन्य चीजें आती है उसके अंदर, वो रहती है मुख्य रूप से हमारा स्पाइनल कोड। कौन सा रहता है? स्पाइनल कोड। ठीक है, तो इसके 2 भाग हैं, वो कौन से हैं? एक तो ब्रेन, मानव का ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन का ब्रेन ही पढ़ रहे हैं हम, ब्रेन। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्पाइनल कोड। कौन आता है? स्पाइनल कोड। कौन आता है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है? स्पाइनल कोड है इसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो सबसे पहले नंबर 1 पर बात आती है भाई कितने ग्राम का होता है। सबसे पहले तो यही आती है भाई कितने ग्राम का यह रहता है। तो हम देखते हैं यह मुख्य रूप से
जो रहता है पुरुषों के अंदर ये 1450 ग्राम का और महिलाओं के अंदर ये 1350 ग्राम का रहता है। और बच्चों में जो छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों में ये रहता है 300 से 400 ग्राम का। बच्चों में कितना रहता है? 300 से 400 ग्राम का। ठीक है, 300 से 400 ग्राम का यह रहता है बच्चों में। ठीक है, और महिलाओं में कितना रहता है? महिला में फीमेल में रहता है 1350 ग्राम का। ठीक है, 1350 ग्राम का। और पुरुष में कितना रहता है? ये 1450 ग्राम का, 1450 ग्राम का। ठीक है, और औसत रूप से कितना है? औसत रूप से बोला जाता है, औसत रूप से, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाएगा मानव का कितना ग्राम का मस्तिष्क है, महिला का कितना, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए औसत क्या है? 1300 से 1400 ग्राम है। औसत क्या? 1300 से 1400 ग्राम है। इस रूप से पेपर में पूछ लिया जाता है। और क्या खास बात है मानव के मस्तिष्क की? मानव के मस्तिष्क की ये बात है, केवल हम इसका अभी तक लगभग इसका हम कितना प्रयोग कर चुके हैं? लगभग हम जो अधिकतम देखा गया है, इसका लगभग 4% ही उपयोग करते हैं, देखा गया है। लगभग इसका 4% ही उपयोग देखा गया है। इतना ही उपयोग करते हैं। इतना उपयोग कर लेना तो वो जीनियस है। ठीक है, इतना उपयोग कर ले, जीनियस है। इसका लगभग कितना देखा गया है? 4% ही उपयोग देखा गया है, और 96% तो उपयोग इसे करते नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ द बॉडी। किंग है ये, CPU है बस। ठीक है, किंग ऑफ द बॉडी का क्या है? किंग है, राजा है ये। और एक बार इसकी खासियत ये है, देखो इसकी खासियत ये है कि एक बार में यह 70,000 विचार ला सकता है। एक बार में 70,000 विचार ला सकता है। एक बार में कितने विचार आ सकते हैं? 70,000 विचार। मतलब आप पढ़ रहे हो तो एक बार में एकदम कितने हजार विचार आ सकते हैं? विभिन्न प्रकार के विचार आ सकते हैं, और मानव कैप्चर भी नहीं कर पाता। इसलिए एक समय में, एक बार में 70,000 विचार लाना, मतलब ये मानव की मस्तिष्क की यही सबसे खासियत है। और मानव के मस्तिष्क का यदि हम कुल भार की बात करें, मानव के मस्तिष्क का कुल भार, शरीर के कुल भार का, इसमें शरीर के कुल भार में मस्तिष्क का भार कितना होता है? भार में मस्तिष्क का भार कितना रहता है? 2% रहता है। मस्तिष्क का भार कितना रहता है? 2% रहता है। मस्तिष्क का भार कितना है? 2% है। ठीक है, और जो मानव का मस्तिष्क है, मस्तिष्क में देखें, मानव के मस्तिष्क में तो हम देखते हैं तो कितना, मस्तिष्क में जल कितना प्रतिशत होता है? मस्तिष्क में जल लगभग 70 से 75% तक जल रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, जल मस्तिष्क में जल कितना रहता है? 75% तक जल रहता है। 70 से 75%, 75, आप देखो 75% तक तो यह जल मानव के मस्तिष्क के अंदर रहता है। ठीक है, तो और यदि हम बात करें कि मानव के मृत्यु की बात करें, मानव की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद ये 7 मिनट तक काम करता है। मरने के बाद तक 7 मिनट तक काम करेगा। ठीक है, मरने के बाद तक देखेगा कि कौन कौन कितना कितना रो रहा है, देखेगा कि कौन कौन नाटक कर रहा है। मरने के बाद 7 मिनट तक 7 मिनट तक कार्य करता है। ठीक है, तो 7 मिनट तक यह कार्य करता है। ठीक है, मरने के, तो इसलिए कुछ ऑर्गन इसके यदि उपयोग में लेना चाहे तो वैज्ञानिक आगे आगे इसके उपयोग में ले लिया करेंगे। और इसकी और क्या खासियत बनाती है इसको? मानव के मस्तिष्क की खासियत क्या है? मानव का जो मस्तिष्क है ये, तो ये देखो, मस्तिष्क का मतलब आप ये ध्यान देना, मस्तिष्क का मतलब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, ये खोपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी ये तो 20-20 किलो का भी मिल जाएगा किसी का, कभी ये सो तो अंदर होता है। ठीक है, ये जो अपना खोपड़ा है ना, ये क्रेनियल बोला जाता है, ये क्रेनियल है, क्रेनियल बोन है। ये 8 क्रेनियल बोन इसको ढके रखती है, तो इसको मस्तिष्क की खोपड़ी बोलते हैं। ये बताती है अपने। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, अंदर की बात कर रहा हूँ, खोपड़ी समेत ये नहीं है कि ये कहता इतना इतना बुरा पेठा सा होता है पूरा अलग से ही फोर्ड ट्रैक्टर, तो वो उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो ये अंदर की बात है, अंदर का वो सामान ही रहता है। तो हम देखते हैं, कभी ये सोचो कि इतना ही होता है क्या खोपड़ा? तो ये पूरा कईयों का तो 30 किलो का, ये उनकी बात नहीं चल रही। कभी ये सोचो कि उनकी बात चल रही है, कईयों का तो ये जो बाहर का खुलबार तो कईयों का तो कुल बाहर का ये 10% मिल जाएगा। बहुत भयंकर होते हैं कई तो। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, जो क्रेनियल की बात चल रही थी, मस्तिष्क का जो क्रेनियल होता है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर कितने प्रकार की हड्डियां, जो
बचाए रखने का काम करती है। 8 प्रकार की हड्डियां होती है। कितने प्रकार की? हाँ 8। उसको बोलते हैं कपाली अस्थि। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। ठीक है, इसको इसको ढक के, मस्तिष्क की बात चल रही है, ठीक है, इसको ढके रहने का कार्य है 8 कपालीय अस्थि करती है। अस्थि करती, क्रेनियल बोन्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्रेनियल बोन्स 8 कपाली अस्थि करती, इसको ढके रखने का कार्य क्या? 8 कपाली क्रेनियल बोन्स करती। हम कह सकते हैं यह क्रेनियल बॉक्स में होता है। क्रेनियल बॉक्स में होता है। ये किस में होता है? क्रेनियल बॉक्स में होता है। ठीक है, तो क्रेनियल बॉक्स के अंदर यह विद्यमान होता है। तो हम देखते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, तो इसके अंदर फैट है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फैट इसी के अंदर होती है, इसलिए इसको फैटेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा फैट है इसी में होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में शरीर में सबसे ज्यादा फैट फैट मीन्स क्या है? वसा। फैट वसा वसा इसी में होती है। इसी में होती है, इसलिए इसे फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं। फैट मीन्स क्या है? वसा। फैटेस्ट ऑर्गन, ठीक है, इसलिए इसे फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन मीन्स क्या? अंग कहते हैं। फिर और इसकी कुछ खास और बातें हैं क्या? खास, हाँ, छोटी छोटी और खास बात है। जो महिला का मस्तिष्क होगा और पुरुष का मस्तिष्क होगा, उसमें भी अंतर देखने को मिलेगा। अंदर है, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। जो मादा का जो मस्तिष्क है, जो फीमेल का मस्तिष्क होगा, उसके अंदर जो बनावट होगी वो तार के रूप में गुथा हुआ होगा। जैसे तार गुथे रहते हैं एक दूसरे से, इस तरह से गुथा हुआ होता है। और पुरुष का एक डब्बे नुमा संरचना होती है। पुरुष वाले में क्या है? डब्बे नुमा एक व्यवस्थित संरचना होती है। और जो मादा का जो मस्तिष्क की बनावट है वो तार के रूप में गुथा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूछे महिला के मस्तिष्क की बनावट अंदर से कैसे होती है? मस्तिष्क की बनावट बनावट मीन्स क्या है? अंदर का स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल हार्ट, फीमेल ब्रेन, पुरुष के मस्तिष्क की बनावट। यह तो होता है तार के रूप में गुथा हुआ। तार के रूप में गुथा हुआ। वायर होते हैं जो एक दूसरे से उलझे हुए, उलझा सा होता है। ठीक है, और ये होता है डिब्बों के रूप में व्यवस्थित। डिब्बे से होते हैं, डिब्बों के रूप में व्यवस्थित। ठीक है, डिब्बों के रूप में व्यवस्थित। इस रूप से ये था हमारा ब्रेन के बारे में छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें। ये आप देख लो एक बार, थोड़ा सा देख लो बस, ज्यादा नहीं।
अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। देखो ये बता दिया मैंने सीएनएस के 2 पॉइंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और हमने मस्तिष्क के बारे में, अब मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में जाना। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ब्रेन के भाग। तो हम देखते हैं जो ब्रेन के भाग है, ब्रेन के भाग, मस्तिष्क के जो भाग हैं वो 3 होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग है? 3। शुरू में हम अगर के बारे में पढ़ेंगे, अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क। फिर उसके बाद में हम मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे, फोर ब्रेन, शुरू में फोर ब्रेन। फिर हम मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तीसरे नंबर पर है पक्ष मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो पहले हम जानेंगे अगर मस्तिष्क के बारे में। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। पहले हम एक बार भाग के बारे में जानेंगे, फिर दूसरे भाग के बारे में जानना है हमें। अगर मस्तिष्क के एक तो भाग होता है सेरेब्रम, 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 इसी को हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है वो अनुमस्तिष्क के नीचे ही, हम इसको अलग नहीं पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे, एनसीईआरटी में ऐसे मिलेगा आपको कि जो अगर मस्तिष्क है उसके एक सेरेब्रम है और एक ऑल्फैक्टरी लोब्स मिलेगा, तो उसके 2 भाग मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं तो उसमें 10th के अंदर वो सिलेबस में आता नहीं है, जो डाइसोफेनोन है वो आता नहीं है सिलेबस में, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत ही उसके बारे में बता रखा है। इसीलिए ये मत सोचना कि भी मास्टर ने ये कैसे बता दिया। तो अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम के नीचे ही जो होता है ग्रहण पिंड होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है। जैसे मैं भी जनरली है, आपको जो नॉर्मल है, जो बच्चा मुझसे भी पढ़ा होगा, तो मैं नॉर्मली है बस एनसीईआरटी वाला ही पढ़ाता हूँ क्लास में भी। तो जो डाइसोफेनॉल है वो मैं बताता नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन है वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा पढ़ा दूं। तो डाइसोफेलोन, डाइसोफेलोन क्या होता है? डाइसोफेलोन होता है, ठीक है। जो डाइसोफेलोन है मुख्य रूप से यही वो भाग है जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, जो एपिथैलेमस है, ये सारे भाग है वो डाइसोफेलोन के हैं। इसलिए हम देखते हैं, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस को अलग पढ़ लेते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस है डाइसोफेलोन का भाग है। इसलिए अगर मस्तिष्क के 2 भाग है, पर मस्तिष्क और डाइसोफेलोन, ठीक है। जो अनुमस्तिष्क लिख गया मैं, अनुमस्तिष्क लिख गया यहां पर, परमस्तिष्क आएगा, क्या आएगा? परमस्तिष्क, वो तो सेरेबेलम होता है, परमस्तिष्क, ठीक है। तो डाइसोफेलोन के ही 3 भाग हैं जो मैं आपको बताया, जो हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है और थैलेमस है, ठीक है। तो ये ध्यान आपने रखना है, डाइसोफेलोन, ठीक है। अब हम देखेंगे सेरेब्रम के बारे में। किसके बारे में? सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम है पहले नंबर पर, हम देखें पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का जो हमारा है ये जो भाग है, तो इसके जो अगर भाग है, अगर भाग के अंदर जो सेरेब्रम है ये सबसे बड़ा भाग है। और इसी से ये पता चलता है कि मानव है सबसे बुद्धिजीव है, मानव के अंदर यह है सबसे बड़ा पाया जाता है। सभी जीवों के अंदर हम देखें तो मानव के अंदर यह सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। और कई बार ये एग्जाम में भी पूछ लिया कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऊपर मस्तिष्क है। और इसके 2 लोब्स होते हैं, क्या होते हैं? 2 लोब्स, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। तो इनको जो जोड़ने का एक काम करता है वो होता है कॉर्पस, कॉर्पस कैलोरम होता है, कॉर्पस कैलोरम,
जो कॉर्पस कैलोरम है इसको, इस भाग को और इस भाग को जोड़ने का काम करता है। और जो परमस्तिष्क के अंदर है, जो दोनों गोले होते हैं, जो दोनों गोले होते हैं, उसको सल्कस जोड़ता है। क्या जोड़ता है? सल्कस। वो मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। सल्कस जोड़ने का काम करता है। जो ये हिस्सा हमारे शरीर का, ये हिस्सा है, इस हिस्से को नियंत्रण करता है। ये हिस्सा हमारे शरीर के इस हिस्से को नियंत्रण करेगा, ये हिस्सा हमारे शरीर के इस हिस्से को नियंत्रण करता है। तो इसलिए जब लकवा लगता है, जब व्यक्ति को लकवा लगेगा, इस हिस्से में लकवा लगेगा, तो मानो कि इस मस्तिष्क के अंदर दिक्कत है। कई बार आपने देखा होगा लकवा लगता है और ये बोलते हैं डॉक्टर की ब्लड का क्लोटिंग हो गया है, ब्लड का क्लोटिंग, थक्का जम गया। तो कई बार रक्त की नलियों में थक्का जम जाता है। तो इस हिस्से में थक्का जमा है तो इस हिस्से में लकवा लगेगा, और इस हिस्से में थक्का जमा है तो इस हिस्से में लकवा लगेगा। यदि मैं इस हाथ से लिखता हूं, इस हाथ से लिख रहा हूं, तो यह किसकी वजह से? इस मस्तिष्क के इस हिस्से की, यह हिस्सा कार्य करता है, तब इस हाथ से लिखता हूं। मतलब सीधी सी बात है, लकवा लकवा नहीं, हमारे शरीर का ये आधा पार्ट है, यह इसको नियंत्रण करने का कार्य ये करता है, ये मस्तिष्क, और इसको नियंत्रण करने का कार्य ये करता है। ठीक है, तो इस रूप से यह काम करता है। पर मस्तिष्क के भी दो गोलार्ध होते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसके अंदर। तो पहला पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे, यह है मस्तिष्क का, यह है मस्तिष्क का। रंग चेंज कर लेते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। सभी जीवों में, सभी जीवों में से मानव का यही भाग, मानव का यही भाग सबसे बड़ा होता है। इसलिए भाग सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसलिए मानव को बुद्धिजीव बोला जाता है। इसलिए मानव को बुद्धिजीव बोला जाता है। मानव को बुद्धिजीवी बोला जाता है। मानव को बुद्धिजीवी कहा जाता है। कहा जाता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम एक बार खत्म करके अगले पेज में ले लेते हैं। एक बार डाइसोफेनॉल के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। इसके मुख्यत भाग कौन कौन से है? मुख्यत भाग है, एक तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। जो थैलेमस और एपिथैलेमस है, मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस की मदद करते हैं। एपिथैलेमस। थैलेमस, और ये है एपिथैलेमस। अब हम देखते हैं सेरेब्रम में आगे। अब हेडिंग ही डाल देंगे हम, सेरेब्रम, सेरेब्रम पर मस्तिष्क। मैंने बताया आपको, यह दो गोलार्धों में बटा होता है। गोलार्धों में इंग्लिश में और लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख दूं, दो गोलार्धों में, हेमिस्फीयर, गोलार्धों में बटा होता है। इसका दायां भाग, इसका दायां भाग शरीर
इसका दायां भाग शरीर के बाएं भाग को और इसका बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रण करता है। ठीक है, मैंने बताया था एक सल्कस के बारे में। सल्कस है जो इनको दोनों को जोड़ने का काम करता है। सल्कस का काम क्या है? ये दोनों गोले आपस में जुड़े रहते हैं। वो किसकी वजह से जुड़े रहते हैं? सल्कस की वजह से। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये और लिखवा देता हूं मैं, सल्कस इन दोनों गोलों को, सल्कस है एक सल्कस भाग होता है, मतलब जो चिपचिपा सा होता है। चिपचिपा जो मस्तिष्क के अंदर सारे भाग चिपचिपे होते हैं जो इनको चिपकाए रखने का काम करता है, सल्कस है। इन दोनों गोलों को चिपकाए रखता है या जोड़े रखने का काम करता है, ऐसे भी बोल सकते हो, को जोड़े रखने का कार्य करता है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, ध्यान हो तो, ये ना पूछ ले पेपर में कि दोनों गोलों को अलग करने वाली झिल्ली कौन सी होती है, ये पूछ ले तो वो होती है कॉर्पस कैलोरम। कौन सी होती है? कॉर्पस कैलोरम। जो दोनों गोलों को, मतलब एक तरह से बीच में झिल्ली होगी जो दोनों को ऐसे लगेगा, आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा कि जैसे दोनों को अलग कर रही है, तो वह झिल्ली कौन सी होती है? कॉर्पस कैलोरम। ठीक है, कॉर्पस कैलोरम नामक झिल्ली, कॉर्पस कैलोरम नामक झिल्ली होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, झिल्ली मेम्ब्रेन दोनों गोलों को अलग रखने का कार्य करती है। ये तो हो गया, सही है। मान पेपर में ऐसे पूछ ले पेपर में कि मस्तिष्क का कितना हिस्सा होता है, पर मस्तिष्क है, यह है हमारा मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? 1/2 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, या 1/4 हिस्सा है? बड़ा भाग तो है, लेकिन कितना है? तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। ये मस्तिष्क का कितना भाग है? 2/3। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो पूरा का पूरा, जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर ऐसे सलवटें पाई जाती है। मस्तिष्क के अंदर कैसे पाई जाती है? सलवटें पाई जाती है। आपको डायग्राम दिखाई दूं, इसके अंदर तो नहीं आया। हाइपोथैलेमस देखो, देखोगे आप, ये है जो वो होती है कॉर्पस कैलोसम। कौन सी है? कॉर्पस कैलोसम है। तो ये बीच में भाग होता है कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों हमारे पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस वगैरह भी आ गया हमारा। ये किसका भाग है? हमारा हाइपोथैलेमस है। मैंने बताया था आपको डाइसोफेलोन का भाग है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, और थैलेमस भी दिया हुआ है, और इसके अंदर सेरेबेलम तो पश्च मस्तिष्क का भाग है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी पश्च मस्तिष्क का भाग है, पोन्स भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। जो देखो सल्कस है, जो ये तो सेंट्रल सल्कस की बात दी हुई है, सल्कस है। तो हम देखते हैं जो
सेंट्रल सल्कस है, मुख्य रूप से क्या करता है, इनको जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, पोन्स भी दिया हुआ है, पोन्स। और जो टेम्पोरल लोब्स है, यदि हम और भाग देखें, यदि हम भाग देखें, जो पर मस्तिष्क भाग देखें, पर मस्तिष्क के अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। जो पर मस्तिष्क होता है उसके अंदर टेम्पोरल लोब्स होता है, पर मस्तिष्क के अंदर जो सेरेब्रम की हम बात करें, और सेरेब्रम के अंदर ही क्या होता है, फ्रंटल लोब्स होता है, और सेरेब्रम के अंदर ही क्या होता है, पेरिएटल लोब्स होता है, और सेरेब्रम के अंदर ही हमारा क्या होता है, ओसिपिटल लोब्स होता है। ये सारे लोब, चारों के चारों लोब है, ये किसके अंदर होते हैं, पर मस्तिष्क के अंदर ही होते हैं। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो पर मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क का कितना है, 2/3 भाग यही होता है। मस्तिष्क का कितना है, 2/3 भाग, अकेला पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग यही है। कैलोसम, कैलोसम है ये, कैलोरम लिख दिया, कैलोसम है। ठीक है, कैलोसम। तो हम देखते हैं दोनों गोलों को अलग अलग रखने का कार्य करता है, हो गया। यह है मस्तिष्क का, यह है मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क का कितना है, 2/3 भाग होता है, तिहाई भाग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अलग अलग कार्य क्या है। आप देखोगे जो मैंने लोब्स बताए, जो जो पेरिटल लोब्स बताया था, ओसिपिटल लोब्स बताया था, फ्रंटल लोब्स बताया था, टेम्पोरल लोब्स बताया था, ये सारे लोब्स है, यदि हम इकट्ठे हो और इसका एकजुट हम काम देखें, तो मुख्य रूप से आप देखो, भोजन आप स्वाद चखते हो, भोजन का आप जो चिंतन करते हो, सपने लेते हो, ये सारी सारी घटनाएं, A to Z घटनाएं हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पर मस्तिष्क जिम्मेदार। किसके लिए, पर मस्तिष्क जिम्मेदार। तो हम देखें, बोलने का नियंत्रण है वो सारा, जो फ्रंटल लोब्स है वो बोलने का नियंत्रण करता है। खाना खाना हो, मेमोरी हो, सपने हो, बुद्धिमत्ता हो, ज्ञान हो, स्मरण हो, जो मानव की अच्छी क्रियाएं हो, मानव के मेमोरी हो, मानव का तर्क शक्ति की बात हो, इच्छा शक्ति की बात हो, मानव की चिंता की बात हो, मानव के अंदर जो भोजन के स्वाद की बात हो, मानव का लेखन की बात हो, लिखने की कला हो, मानव के सुनने की कला हो, ये सारी सारी हमारे किस पर निर्भर करती है, पर मस्तिष्क के अंदर निर्भर करती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो पर मस्तिष्क है, मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा है जो मुख्य रूप से मानव के संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है, जो संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है, सलवटे होने के कारण, सलवटे होने के कारण और जगह जगह पर उभार होने के कारण इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो हम ये लिखेंगे इसका, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा होता है क्योंकि 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 सेरेब्रम में, क्योंकि सेरेब्रम में, सेरेब्रम में सलवटें, सलवटें, सलवटें तो जानते होंगे आपने, कई बार अपने कपड़े में सलवटें आ जाती है और इसी वजह से क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाएगा। सलवटें वह उभार, उभार, उभार मीन्स क्या है, जैसे पर्वत वगैरह होते हैं तो इस रूप से उभार आ जाते हैं, तो उसमें सलवटें व उभार बने होते हैं, क्योंकि सेरेब्रम में सलवटें व उभार बने होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे अगला पॉइंट की।
अब हम देखेंगे पर मस्तिष्क के भाग। पर मस्तिष्क के भाग में हम बात करें तो मोस्टली आप देखोगे इस रूप से ये मानो हमने मान लिया कि हमारा ये मस्तिष्क है, तो या इस रूप से मान लेते हैं यहाँ पे। सेरेब्रम इस रूप से, ठीक है। तो हम देखते हैं इस रूप से हम बात करें तो जो पेरिटल लोब है, पेरिटल लोब है, और एक हमारा फ्रंटल लोब है, और एक हमारा जो हमने पढ़ना टेम्परल लोब है, ठीक है। तो ये लोब हम पढ़ेंगे, ओसिपिटल लोब है, पेरिटल लोब है, और एक हमारा फ्रंटल लोब, और एक लोब और है इन्होंने दिया हुआ नहीं है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस है वह मुख्य रूप से हमारा मेमोरी का केंद्र होता है, यहां पर होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? मेमोरी का संग्रहण करने का, मेमोरी का संग्रहण है यही करता है, मेमोरी का संग्रहण, मेमोरी का संग्रहण है यही करता है, ठीक है। जो मानो की मेमोरी है जो होती है उसी इसी पर निर्भर करती है, हिप्पोकैम्पस पर निर्भर करती है। हिंदी में भी हम हिप्पोकैम्पस लिखेंगे। जो फ्रंटल लोब है ये यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल लोब्स, यहां पर फ्रंटल लोब्स होता है, फ्रंटल लोब्स, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब्स लोब है मुख्य रूप से मानव के मस्तिष्क के अंदर जो फ्रंटल लोब्स है यह बुद्धिमत्ता का हम केंद्र कहें, बुद्धिमत्ता का केंद्र कहें, ज्ञान का कहें, स्मरण का केंद्र कहें, ये सारे काम फ्रंटल लोब्स ही करता है, ठीक है। और बोलने का नियंत्रण हो या भोजन के स्वाद की बात हो या सपनों की बात हो या मेमोरी की बात हो तो का नियंत्रण करने की बात हो, यहां तो संग्रहण है लेकिन मेमोरी का नियंत्रण का काम यही करता है, मेमोरी का को नियंत्रण, यह तो संग्रहण करेगा मेमोरी का लेकिन मेमोरी को नियंत्रण यही करेगा, मेमोरी को नियंत्रण यही करेगा, सपनों को नियंत्रण यही करेगा, सपनों को नियंत्रण, जो सपने आते हैं उनको भी नियंत्रण करने का कार्य यही करेगा, सपनों का नियंत्रण भी यही करता है। बोलने व्यक्ति का जो आवाज जो ब्रोका क्षेत्र है, बोलने का क्षेत्र, आवाज है, आपने देखा हुआ कई लोग आवाज बोलते हैं और कईयों के पहचान नहीं आती, तो ब्रोका क्षेत्र है जो इसी के अंदर होता है, ब्रोका क्षेत्र जो कईयों को आपने ध्यान किया होगा, कई लोग हैं आवाज निकाल के और ये बोल देते तेरे पिताजी बात कर रहा हूं और आवाज पहचान नहीं आती, तो उसका काम क्या है? फ्रंटल लोब्स वो सारी चीजें देखता है। तो कईयों के अंदर वो विकसित नहीं होता और रिचार्ज भी करवा देते हैं, वो सारा काम किसका है? फ्रंटल लोब्स का है। तो बोलने का नियंत्रण आदि है वो भी कौन करता है? यही करता है, बोलने का नियंत्रण भी यही करेगा, ठीक है। और हम देखते हैं जो मानव के अंदर जो अन्य क्रियाएं जितनी भी आप देखोगे, जो बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का, स्मरण का, वो भी सारा यही है, ठीक है। बुद्धिमत्ता का, बुद्धिमत्ता, ज्ञान व स्मरण का केंद्र वो भी कौन है? यही है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एक और फ्रंटल लोब्स के बाद में टेम्परल लोब, टेम्परल लोब और देख लेते हैं। जो टेम्परल लोब है, जो टेम्परल लोब का मुख्य रूप से काम क्या है? जो श्रवण शक्ति है मानव की, जो मानव की जो सुनने की शक्ति है, इसी को श्रवण शक्ति को नियंत्रण करने का काम यही करता है, श्रवण शक्ति को नियंत्रण करने का काम। जो पेरिटल लोब्स है, जो पेरिटल लोब्स है वो जितने भी हमारे मुख्य मुख्य काम बच गए वो पेरिटल लोब्स देखता है। हालांकि इससे मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, वैसे हम बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि ये लोब्स है वो करवाए नहीं है, कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर ये परमस्तिष्क भाग नहीं करवाए, तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाद व लेखन के लिए, स्वाद व लेखन का नियंत्रण कौन करता है? पेरिटल लोब्स करता है। स्वाद व लेखन का नियंत्रण वो कौन करता है? पेरिटल लोब्स करता है, ठीक है। और क्या क्या काम करता है पेरिटल लोब से? मानो की इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, जो रीजनिंग वगैरह है वो सारी क्या है? यही करता है, इच्छा शक्ति को, तर्क शक्ति को आदि को, ठीक है।
को नियंत्रित। ठीक है, ये था हमारा परमस्तिष्क भाग। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहीं पर आगे जो मस्तिष्क का जो परमस्तिष्क है, परमस्तिष्क से नीचे, परमस्तिष्क के बिल्कुल नीचे के नीचे दो लोब्स पाए जाते हैं, दो लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स मीन्स क्या है? पिंड, पिंड पाए जाते हैं। ये इस रूप से होते हैं, जैसे हमने ये मस्तिष्क देखा, इस रूप से, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, तो इनको ओल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं, इनको ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स मीन्स क्या? घ्राण पिंड। देखो कई व्यक्तियों के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स बहुत ही ज्यादा विकसित होते हैं। आपने देखा होगा कई छोटे बच्चों में ऐसे सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त विकसित होती है, सूंघ के आज कौन आया था घर पे, मेरे बांटे का कहाँ है। और कई ऐसे भी है घर वालों से बिना पूछे हैं सामान के पास ही पहुंच जाएंगे, जैसे डस्टबिन में देख के केले हैं, कौन आया है, तो सीधा जहां पर रखे हुए हैं वहीं पहुंच जाएंगे, सूंघते सूंघते खा के फिर बाद में मांगेगा मेरे हिस्से के और दो। और कई बार आपने देखा होगा घर में है, जैसे बुआ आया है, मामा आया, कोई आया है, तो घर में आया और खा के भी चले गए और किसी शेर को कुछ पता ही नहीं है। और कई तो इतने एक्टिव रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं, सूंघ के डस्टबिन तक भी पहुंच जाएंगे और डस्टबिन को सूंघ के फिर आगे तक पहुंच जाएंगे। मतलब घ्राण पिंड बहुत ही जबरदस्त विकसित होते हैं, मतलब सूंघने की क्षमता, यहीं पर हम ये देखना चाह रहे हैं। तो पेपर में कैसे पूछा गया था, एक बार जब पेपर में आया था ये, तो ये पूछा गया था सूंघने की क्षमता, जो सूंघने की संवेदना वो किस पर क्या कहलाती? घ्राण कहलाती। क्या कहलाती? घ्राण। ठीक है, तो इस रूप से हम देखते हैं घ्राण है, यह सूंघने के लिए जिम्मेदार है, यह सूंघने के लिए जिम्मेदार है, सूंघने के लिए जिम्मेदार है। और किसके अंदर ज्यादा विकसित रहता है ये कुत्ते व सारक मछली में ज्यादा विकसित होता है। एग्जाम्पल है कुत्ता व सारक। आपने ध्यान होगा, ध्यान देना आप कुत्ते पर, सारक मछली तो ध्यान नहीं दिया होगा आपने, लेकिन कुत्ते पर देखना, शाम को भोजन बनेगा तो सूंघते हुए घर के दरवाजे के आगे आ जाएगा। तो यह बहुत ही ज्यादा घ्राण पिंड इसके अंदर बहुत ही ज्यादा विकसित होते हैं, कुत्ते व सारक मछली में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन से बस एक ही पॉइंट याद करना होता है, मिड ब्रेन से, मध्य मस्तिष्क से, लोब्स से, उसी के अंदर कुछ दो प्रकार के लोब्स पाए जाते हैं, मध्य मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। कभी क्वेश्चन आ जाए इसलिए करवा रहा हूं, वरना क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर मैंने बताया आपको, इसके अंदर डाइसोफेलोन रह गया भाई, डाइसोफेलोन कराएं पहले, डाइसोफेलोन रह गया। अगला हमारा क्या है, ये तो था हमारा परमस्तिष्क, और अब हम देखेंगे अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग, वो कौन सा है? डाइसोफेलोन, डाइसोफेलोन, ये रह गया भाई, डाइसोफेलोन रह गया। डाइसोफेलोन के मैंने बताया कि डाइसोफेलोन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग मुख्यतः रहते हैं, 3 भाग होते हैं। तो 3 भागों में मैंने आपको बताया था, ये करवा भी था ऊपर, तो वो कौन कौन से 3 भाग? एक तो हाइपोथैलेमस, कौन सा है? हाइपोथैलेमस, और एक थैलेमस, एक थैलेमस, थैलेमस, और एक रहता है एपिथैलेमस। मैंने आपको बताया था एक कौन सा था? एपिथैलेमस। तो सबसे नंबर 1 है जो हमको देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हाइपोथैलेमस के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे मध्य मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है क्या?
आपने ये ध्यान किया था हाइपोथैलेमस के बारे में, वो मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, पहले हमने इसको पढ़ लिया। क्या पॉइंट पढ़ा था हमने, वह तो पढ़ा था हमने, यह सुपर मास्टर ग्रंथि है, बस ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आपको पता है मास्टर की भी मास्टर कौन सी है, सुपर मास्टर ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि। इसके और काम क्या है, ये थर्मोस्टेट का काम करता है। किसका काम करता है ये, थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट मीन्स क्या है, थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर को सेट करना, थर्मोस्टेट करना, थर्मोस्टेट करना, थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट का कार्य करता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, शरीर का तापमान का नियमन बढ़ाना। तापमान, जो शरीर का तापमान बढ़ जाता है उसका नियमन बढ़ाना, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य किसका, हाइपोथैलेमस का। भूख, प्यास, तापमान, नफरत, प्रेम, जिलियसी, ये सारी जो चीजें हैं वो नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, यही करता है। आप देखो कोई व्यक्ति है जो भावनाएं हैं वो सारी हाइपोथैलेमस पर निर्भर करती है। आपने देखा हुआ बाबा लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे प्यार से कोई मतलब नहीं है, क्रोध मुझको आता नहीं है, सुख दुख एक सिक्के के पहलू है, किसी से ईर्ष्या ना करो, मतलब जीलियस फील मत करो, घृणा मत करो, और तृप्ति ही सब कुछ है। तो वो इस रूप से बात करता है, मतलब उसका क्या है, भावनाओं पर नियंत्रण है। ये सारी भावनाएं उसके अंदर है, घेरे में नहीं आएगी। और गली के जो बाबा है जो मांगते फिरते हैं, उसके अंदर बहुत ही ये रहता है कि वो नॉर्मल हो, सड़क छाप हो, उनके अंदर ऐसा नहीं है। कई अघोरी बाबा होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से हाइपोथैलेमस को विकसित किया जा सकता है। मतलब भूख को भी, प्यास को भी, तापमान को भी कंट्रोल किया जा सकता है। व्यक्ति बिना खाए पिए है, खाए और पिए भी यह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वो किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। तो हम देखते हैं इसमें यह है जो पॉइंट हमने लिखना है, यह है भूख, यह भूख, प्यास, तापमान का मैंने लिख ही दिया, थर्मोस्टेट का कार्य करता है। यहां लिख ही देता हूं, तापमान का नियमन बनाना, यहां लिख ही देता हूं, तापमान का नियमन बनाना, ताप का नियमन, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखो अगला पॉइंट, यह है भूख प्यास को नियंत्रित करता है। भूख प्यास को नियंत्रित करता है, भूख प्यास को नियंत्रित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या खास बात है इसकी, यह भावनाओं को नियंत्रण करता है, यह भावनाओं को नियंत्रित करता है। मैंने बताया था आपको, भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाओं को नियंत्रित में भावनाएं कौन कौन सी आती है, भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनाओं में आता है सुख, दुख, क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, तृप्ति, तृप्ति आदि। सारी भावनाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आप देखो हाइपोथैलेमस को विकसित किया जाए तो कितना जबरदस्त काम हो सकता है। आपने ध्यान किया हो कि जो आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी में जो जाते हैं, तो वो उनकी ड्यूटी है सियाचिन में भी आ जाती है कई बार, और कई बार जैसलमेर में भी आ जाती है। तो मानव का बॉडी है, जब बार बार वो काम करते हैं तो उसका एडेप्टेशन आ जाता है, मतलब वो हाइपोथैलेमस है उसी रूप से विकसित हो जाता है। कम तापमान में भी व्यक्ति है काम कर लेगा, ज्यादा तापमान में भी काम कर लेगा। तो इस रूप से क्या है, किसको विकसित किया है, हाइपोथैलेमस को जबरदस्त विकसित किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग व्रत रख लेते हैं, मानो मंगलवार का व्रत रख लिया और दोपहर होते ही जय बजरंगबली कर लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि उसने भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। कई है बिल्कुल प्यास के लिए मर जाते हैं कई बार। जैसे कई बार मैं क्लास लेता हूं, मैराथन क्लास है यूट्यूब पर लेता हूं, तो
3 घंटे नॉन स्टॉप है, बिना पानी पिए है मैं क्लास ले लेता हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन है वो बना रखा है, बॉडी का रेगुलेशन है बना रखा है। कई बार ऐसा होता है चलो पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो बॉडी है कोई मांगती नहीं है, मतलब वैसे जनरली ले लेते हैं। वरना तो क्या है, वो एक सिस्टम बना रखा है, भाई सुबह उठ के है पानी पीना है, फिर उसके बाद में सीधा है वो 1 बजे ही लेना है, तो मतलब वो सिस्टम वो सेट हो गया। इसी तरह से हाइपोथैलेमस उसी रूप से विकसित हो जाता है। बुखार की स्थिति में क्या होता है, बुखार की स्थिति में हाइपोथैलेमस का जो सेटअप पॉइंट है वो ऊपर हो जाता है। बुखार के समय सेटअप पॉइंट ऊपर हो जाएगा तो शरीर से एक पायरोजन हार्मोन है, एक रसायन है वो निकलता है। उसी पायरोजन रसायन की वजह से व्यक्ति का तापमान बढ़ जाता है। वो जो सेटअप पॉइंट के अंदर गड़बड़ आ गई तो उसी वजह से ऐसा होता है कि वो पायरोजन रसायन निकलता है। वरना तो पायरोजन रसायन, ये सेटअप पॉइंट ना बिगड़े तो पायरोजन रसायन निकलेगा नहीं, पायरोजन रसायन नहीं निकलेगा तो मानव का टेम्परेचर नहीं बिगड़ेगा। तो जो बुखार की स्थिति में जो हाइपोथैलेमस पर प्रभाव पड़ता है तो वो सेटअप पॉइंट है वो अप होने के कारण ही होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, आगे आगे लिखेंगे इसमें तो फिर हमारा ज़्यादा वो हो जाएगा। एक अगला पॉइंट और लिख लेते हैं, बुखार में बुखार में बुखार में हाइपोथैलेमस का सेटअप पॉइंट अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है, अप हो जाता है, अप का मतलब ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तब शरीर से आप ध्यान रखना रसायन का, तो उसी रसायन की वजह से जो पायरोजन रसायन है उसी की वजह से ये सारी गड़बड़ होती है। फिर तब शरीर से पायरोजन नामक रसायन निकलता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखें और क्या खासियत है। जो मैंने बताया जो थैलेमस है और एपिथैलेमस है ये दोनों के दोनों इसी के मददगार होते हैं, वो लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो बस ये थोड़ा सा ये लिख देना थैलेमस, क्योंकि पेपर में इस रूप से आएगा कि थैलेमस और एपिथैलेमस का काम क्या है। एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस की ही मदद करते हैं, हाइपोथैलेमस की ही मदद करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। जो इंपॉर्टेंट में एक पॉइंट इसके अंदर जो आ सकता है, चांस है, वो हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। एक ही पॉइंट देखेंगे इसमें, मध्य मस्तिष्क से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक पॉइंट ही पूछा जा सकता है, वो भी 1-2 बार में ही पेपरों में मुश्किल से ही देखने को मिलेगा आपको, मुश्किल से रेयर चांस है। तो इसीलिए मैं वो करवा रहा हूं, वरना मैं करवाता नहीं था इसको क्लासरूम में कभी। तो देखो मध्य मस्तिष्क में 2 जोड़ी लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको हम देखते हैं, इसका जो 2 जोड़ी लोब्स है, तो इसको 2 जोड़ी लोब्स है, ये किससे जुड़े होते हैं। ये एक होता पार्ट हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पार्ट होता है, वो दोनों के दोनों जोड़ों को जोड़ने का काम करता है। और फिर उसके बाद में एक पार्ट और होता है इसमें, जो जिसको बोलते हैं कुरुकुरा सेरिबाई, जो हाथ पैर की मांसपेशियों की गति का नियमन करते हैं। लेकिन आप जो 2 जोड़ी लोब्स है उनके बारे में जान लेना। 2 जोड़ी लोब्स कौन कौन सी है। एक जोड़ी तो हमारी ऑप्टिकल लोब्स होती है और एक होती है ऑडिटरी लोब्स।
ऑडिटरी लोब्स है वो सुनने के लिए, और जो ऑप्टिकल लोब्स है वो देखने के लिए काम आती है। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर मध्य मस्तिष्क के अंदर, इसमें मध्य मस्तिष्क में 2 जोड़ी लोब्स पाए जाते हैं, बस इतना ही जान लो। मस्तिष्क में 2 जोड़ी लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स होता है पिंड, लोब्स पाए जाते हैं। मैंने बताया कि दो जोड़ी लोब्स में थे, एक जोड़ी लोब्स कौन सी है? ऑप्टिकल, बस एक जोड़ी ऑप्टिक लोब, और एक जोड़ी लोब कौन सी मिलेगी? एक जोड़ी मिलती है ऑडिटरी लोब। ऑप्टिक लोब्स क्या करती है? देखने के लिए जिम्मेदार। जो हम देखते हैं मस्तिष्क में देखने के बाद में जो सूचना आएगी वो कहाँ आएगी? इन्हीं नरों के पास में, इन्हीं लोब्स के पास में आएगी। ठीक है, जो हमारी आंखों ने कुछ देखा, जो नरों आएगी, तंत्रिका आएगी, तो वो किसके पास में आएगी? ऑप्टिक लोब्स के पास में आएगी, और ऑप्टिक लोब्स ही फिर मस्तिष्क के जो परमस्तिष्क को सूचना देगा। फिर एक जोड़ी ऑडिटरी लोब्स है, जो हम सुनते हैं, जो सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो सारी किसकी वजह से होती है? इसी ऑडिटरी लोब्स की वजह से होती है। सुनने के लिए यही जिम्मेदार होता है, सुनने के लिए। क्या मानव के अंदर यदि ऑडिटरी लोब्स निकाल दे, क्या सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। क्या ऑप्टिकल लोब्स निकाल दे, क्या व्यक्ति है क्या देख पाएगा? देख पाएगा, लेकिन वो सूचना मस्तिष्क से नहीं पहुंचेगी, मतलब उसको पहचान नहीं पाएगा कि क्या मामला है। तो इस रूप से हम देखें, और देख लेगा और पहचान नहीं पाएगा तो प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, तो मस्तिष्क का फिर काम क्या हो गया? तो इसी रूप से यह मुख्य रूप से यह भूमिका निभाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा कौन सा? मध्य मस्तिष्क। कौन सा था? मध्य मस्तिष्क। और किसके अंदर पाई जाती है? दो जोड़ी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर पाई जाती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर। ठीक है, तो वो करने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कॉर्पोरा के अंदर पाई जाती है, लेकिन आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि यह 2 जोड़ी लोब्स है वो किस में पाई जाती है? मध्य मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे पक्ष मस्तिष्क, और देख लेते हैं पक्ष मस्तिष्क, और छोटा सा है पक्ष मस्तिष्क, वो और देख लेते हैं। पक्ष मस्तिष्क के 3 भाग है। पक्ष मस्तिष्क के कितने भाग है? 3 भाग है। छोटा सा है पक्ष मस्तिष्क, 3 भाग है इसके पक्ष मस्तिष्क के। हिंड ब्रेन के 3 भाग हैं, हिंड ब्रेन के। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। एक तो है पोन्स, एक तो क्या है? पोन्स है, पोन्स। दूसरे नंबर पर है अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। तीसरे नंबर पर है मेडुला ओब्लागेटा, छोटा दिमाग। नाना पाटेकर ये कहते हैं ना, यहाँ छोटा दिमाग है, यही है वो मेडुला ओब्लागेटा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, फिर बाद में लिख लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। पहले पोन्स है। पोन्स है जो श्वसन की दर होती है, जो श्वसन की दर है इसको कम या ज्यादा करना हो। रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, जो श्वसन की दर है, जो मानव में जो सांस लेता है तो उसकी दर को कम या ज्यादा, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा करना, वो काम किसका है? पोन्स का। मतलब मस्तिष्क के अंदर जो होता है उसी के अंदर से होता है। आप देखो जो मानव का मस्तिष्क जो दर है, जो श्वसन की दर है, हम देखें तो मानव का जो हार्ट है, हार्ट उसी से रक्त जाता है, और जो मानव का जो श्वसन है वो फेफड़े उसमें मदद करते हैं। जो लेकिन हम देखते हैं जो सांस है, जो श्वसन की दर की हम बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं
जो परिसंचरण तंत्र से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, परिसंचरण तंत्र से। और जो परिसंचरण तंत्र में हम बात करते हैं तो वो परिसंचरण तंत्र भी वो किससे प्रभावित होता है, पौन से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, पौन से। जो मानव का हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। कि कौन सा होता है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट कौन सा, मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जो केवल हृदय के द्वारा ही उसकी रेट है निर्धारित होती है, दर उसके द्वारा निर्धारित होती है। वो हम आगे हृदय में पढ़ेंगे। तो कई होते हैं न्यूरोजेनिक, न्यूरो जैसे कॉकरोच। कॉकरोच का हृदय है, जो मेंढक का हृदय है, तो वह है मस्तिष्क के, उनके मस्तिष्क के द्वारा खुद कंट्रोल हो सकता है। उसकी रेट को कम ज्यादा करना वो मस्तिष्क के द्वारा हो सकता है। मतलब उसकी स्पीड भी कम की जा सकती है, बढ़ा भी सकते हैं। मतलब किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। वो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, जैसे मेंढक के अंदर हो गया, कॉकरोच के अंदर हो गया। ठीक है, लेकिन मानव का क्या होता है, मायोजेनिक होता है। वो केवल हार्ट के द्वारा ही कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम देखें मस्तिष्क का एक भाग है पोन्स, वो थोड़ा सा उसको प्रभावित कर सकता है, श्वसन की दर को, केवल किसको, श्वसन की दर को। फिर उसके बाद में अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, ये मानव में संतुलन बनाने का काम करता है। किसका, संतुलन बनाने का। बैलेंस ऑफ द बॉडी वो किसके द्वारा होती है, इसी के द्वारा। बैलेंस ऑफ द बॉडी है दो भागों के द्वारा होती है। एक तो कान के द्वारा, कान के अंदर एक हिस्सा होता है, वो हम कान में पढ़ेंगे, उसके द्वारा मानव का संतुलन बना रहता है। जब यदि हम निकाल दें वह भाग, तो कोकलिया निकाल दें तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, कोकलिया के पास में एक पदार्थ होता है, वो भी निकाल दें और कोकलिया निकाल दें तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तो जो सेरेबेलम है, यदि व्यक्ति शराब ले ले तो सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है, सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से मानो जब शराब पीकर घर पे आता है और माँ को देखने के बाद में सीधा चलने का प्रयास करता है, लेकिन चला नहीं जाता। वो क्यों, क्योंकि किस पर प्रभाव पड़ा है, सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है, जो संतुलन बनाने का काम करता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और रह गया, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग ये है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। जितनी भी अनियंत्रित क्रियाएं होती है मानव के अंदर, नियंत्रित अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो किसके द्वारा होती है, नियंत्रित होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। यह मस्तिष्क का के लिए ये बोला जाता है कि यह छोटा दिमाग है। क्या बोला जाता है, छोटा। और अनैच्छिक क्रियाएं इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हृदय का धड़कना इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होगा। हृदय का धड़कना, क्या मानव का हृदय को हम ये कह दें बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो जैसे मैं कहूं भोजन का पाचन, ये भी क्या, अनैच्छिक क्रिया है, तो इसको भी कौन देखेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा देखेगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले, कोमा के अंदर, कोमा वह प्रक्रिया होती है जिसमें जैविक क्रियाएं सारी बंद हो जाती है। कोमा में यही अंग सक्रिय रहता है। व्यक्ति यदि कोमा में चला जाए तो यही अंग सक्रिय रहता है। तो हम देखते हैं जो सांस लेना है, भोजन का पाचन है, हृदय का धड़कना है, छींकना है, खांसना है, ये अनैच्छिक क्रियाएं जितनी है सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, सभी को देख रखने का कार्य कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। इतना ही हम इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया के लिए ये होता है और ऐच्छिक क्रियाओं के लिए ये होता है, और सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। तो आप देखो पहले नंबर पर यह है मस्तिष्क का, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, साथ साथ में लिखते रहना, सबसे छोटा भाग है भाई, यही भाग आज करेंगे, बस छोटा भाग है। और मस्तिष्क सबसे छोटा भाग है। और क्या लिखना है इसमें, यह है श्वसन की दर को, यह है श्वसन की दर को। श्वसन की दर क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेशन को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या था, पोन्स, क्या है, पोन्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे हमारा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के बारे में बस यही है कि मैंने बताया था आपको, शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है।
बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का संतुलन बनाता है। शराब पीने पर इसी पर प्रभाव पड़ता है, इसी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है। लड़खड़ा कर चलता है। भाई इससे यही क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। और तो जो ऐच्छिक वाला पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम चांस है कि पूछा जाएगा। ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियमन करता है, लिखना चाहो तो वो लिखवा दूंगा मैं। ये ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक मीन्स क्या है? वॉलेंट्री। मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है। मांसपेशियों का नियमन करता है। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन। ठीक है। फिर उसके बाद में मेडुला ऑब्लिगेटा, यह है छोटा दिमाग, यह है छोटा दिमाग होता है। देखो पथ मस्तिष्क पढ़ रहे हैं तो पीछे ही है, तो नॉर्मल सी बात है, यह छोटा दिमाग कहलाता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं, यह अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉलेंट्री एक्शन, एक्शन, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। कंट्रोल नहीं, सॉरी, नियमन। अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। कंट्रोल तो होती ही नहीं है, नियमन करता है। जैसे जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, हृदय का धड़कना। अब ये मत बोल देना कि हृदय का धड़कना तो ले मैं बंद करके दिखाऊं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, छींकना, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, झपकना, ठीक है। ये सारी चीजें ये किस में आ गई? अनैच्छिक क्रियाओं में आ गई। तो यह अंग कौन सा? मेडुला ऑब्लिगेटा। यह अंग कोमा में भी कार्य करता है, यह अंग कोमा में भी कार्य करता है। कोमा, COM में, कोमा में भी कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? मेडुला ऑब्लिगेटा है, ठीक है। बस मुख्य रूप से तो यही है जो हमारे। एक जबरदस्त बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया, जो व्यक्ति को उबासी आती है, और तो इसी की वजह से आती है। व्यक्ति को जो उबासी आती है ना, व्यक्ति ऐसे मुंह खाड़ता है, और व्यक्ति है फिर यहाँ मेडुला ऑब्लिगेटा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो तभी व्यक्ति को उबासी आती है। और व्यक्ति के जो रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होना, उल्टी दस्त में, तो उस समय पर यही काम करता है। जो रोंगटे खड़े होते हैं तो तब इसी की मेडुला ऑब्लिगेटा की वजह से। तो उबासी का कारण यही है, रोंगटे आदि का कारण यही है। उबासी ही लिख दो बस, उबासी, उबासी का कारण यही है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तभी व्यक्ति को उबासी आती है ना।
तो ये कौन सा था हमारा, पक्ष मस्तिष्क है। और पक्ष मस्तिष्क कितने भाग थे, 3 भाग थे। ठीक है, अब हम एक एक करके दोबारा इसके बारे में हम जान लेंगे, सारे को हम अच्छी तरह से याद करेंगे, सारे को अच्छी तरह से याद करेंगे। अब देखो पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर पर हमने पढ़ा पर मस्तिष्क के, पहले नंबर पर ये नहीं था, तो देखो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था पहले, तंत्रिका तंत्र और हम कहें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर आप देखोगे ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और ब्रेन, 3 भाग मुख्य रूप से रहते हैं। ग्लैंड्स हमने पढ़ा, नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, ब्रेन हमने कुछ आज पढ़ लिया, कुछ हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम सीएनएस ही पढ़ रहे हैं अभी, तो सीएनएस पढ़ा है हमने, और फिर उसके बाद में पीएनएस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एएनएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो स्वयं कार्य होते हैं हमारे। ठीक है, स्वायत्त है, जो एकदम स्वयं होने वाले। ठीक है, फिर परिधीय है, पेरिफेरल के अंदर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम जो देखता है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको मस्तिष्क देखता है, वो सारा क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखें तो सबसे नंबर 1 पर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क। कौन आता है, मस्तिष्क। और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी हम देखें तो मस्तिष्क का अधीनस्थ होता है, इसी के नीचे काम करता है। तो हम देखें मस्तिष्क में हमने ये सारी चीजें देखी कि औसत 13 से 1400 ग्राम होता है, और मस्तिष्क में जल है 75% होता है, और मरने के बाद 7 मिनट तक यह जीवित रहता है। और इसमें सबसे ज्यादा फैट होती है, इसलिए इसको फैटेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। इसमें 8 कपालीय अस्थि होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल बॉक्स होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा, उसमें 3 भाग है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में हम देखते हैं तो सेरेब्रम होता है और एक होता है डाइसेफेलोन। तो हम देखते हैं सेरेब्रम है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मतलब 2/3 भाग है जो मस्तिष्क में इसी सेरेब्रम के अंदर होता है, और यह परमस्तिष्क कहलाता है। और सभी जीवों में मानव का यही भाग सबसे बड़ा होता है, इसलिए मानव बुद्धिजीव बोला जाता है। डाइसेफेलोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस है, ये भूख, प्यास, तापमान, नफरत, प्रेम, ईर्ष्या, जो हमारी भावनाएं होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और थैलेमस और एपिथैलेमस है, इसी हाइपोथैलेमस की मदद करते हैं। ठीक है, जो सेरेब्रम है, परमस्तिष्क है, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। जो सेरेब्रम है वह ये 2 भागों में बटा होता है, और दोनों भागों को जोड़े रखने का काम करता है। सल्कस है, तो एक सल्कस पदार्थ होता है, उसी वह जोड़े रखने का कार्य करता है। और हम देखते हैं इसी को कॉर्पस कैलोसम है नामक एक झिल्ली होती है, जो इनको बीच में होती है, जो दोनों गोलों को अलग करती है, मतलब पार्टीशन करती है। इसका यह हिस्सा है, इस हिस्से को, शरीर के इस हिस्से को नियंत्रण करेगा। ये हिस्सा शरीर के इस हिस्से को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सलवटे बने होते हैं और उभार बने होते हैं। क्या होते हैं? उभार बने होते हैं। उभार मीन्स क्या है कि जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, उबड़ खाबड़ है, सीधी सी बात है, उबड़ खाबड़ है। सलवटे का मतलब क्या है? उबड़ खाबड़ है। और उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आप देखोगे नॉर्मल सा एरिया भी, क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा लेता है ये, और इसी वजह से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेरेब्रम। कौन सा था? सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद में हम देखेंगे तो वो है हमारा कौन सा? डाइसेफेलोन है। ठीक है, लेकिन सेरेब्रम में भी आप देखोगे तो जो मस्तिष्क है हमारा, परमस्तिष्क है, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, परमस्तिष्क के नीचे 2 लोब्स होते हैं, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, जो सूंघने के लिए जिम्मेदार है। डाइसेफेलोन में हमने देखा है हाइपोथैलेमस है, जो एक थर्मोस्टेट का काम करता है, जो तापमान को नियंत्रित करता है। और भूख प्यास, व्यक्ति को जो व्रत रखने के बाद में तुरंत कई लोग हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो सारा क्या है? उसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर गड़बड़ रहती है। तो हम देखते हैं फिर उसके बाद में अगला हम बात करें बुखार में। बुखार में मैंने बताया कि बुखार में हाइपोथैलेमस का सेटअप पॉइंट है, वह इंक्रीज हो जाता है, अप हो जाता है। और इसी वजह से ये एक हमारी बॉडी क्या छोड़ती है? पायरोजन नामक रसायन छोड़ती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और थैलेमस एपिथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की मदद करते हैं। फिर मध्य मस्तिष्क में बस जो हमारी 2 जोड़ी लोब्स पाए जाते हैं, 2 जोड़ी लोब्स है, उसमें एक जोड़ी लोब्स है जो ऑप्टिक होते हैं। ऑप्टिक का मीन्स क्या है? आंखों से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, ऑडिटरी मीन्स क्या होता है?
हमारे सुनने के लिए, तो ये हमारे सुनने के लिए और देखने के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद में हमने देखा जो हमारा, उसके बाद में हमारा कौन सा भाग है, पक्ष मस्तिष्क। कौन सा भाग है, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क में हम देखें तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पक्ष मस्तिष्क के कितने भाग है, 3 भाग है। तो हम देखते हैं एक तो है पोन्स और एक है अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो पोन्स है ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है और सबसे बड़ा परमस्तिष्क था। ये श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। शराब का असर इसी पर पड़ता है और इसीलिए व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है। और ये ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है। नियमन का मतलब क्या है, रेगुलेट करना, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन में हम देखते हैं उबासी आदि है, यह कोमा में भी काम करता है। और हम देखते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं। ये हमारे मोस्टली क्या थे, जो मस्तिष्क के सीएनएस के भाग थे। फिर हमने परमस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे भाग देखे जो कभी कभार पेपरों में मुश्किल से ही पूछे जाते हैं। जो पेरिटल लोब्स होता है, टेम्परल लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। इसको मैं अरेंज करके दोबारा सही सा लिख दूंगा इसमें, और फिर उसके बाद में आपको पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।